वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, बट हम इस वीडियो में वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने बेल के जो प्रोविजंस थे उनको छोड़ा था। ठीक है। सो अगर मैं आपको बता दूं तो हम 490 तक के प्रोविजंस हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने 490 तक पढ़ लिया था। अब हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होने वाला है वो है इस वीडियो का सेक्शन 491। सेक्शन 491 बात करता है जब बेल फोरफीट हो जाती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी उनके बारे में। ठीक है। तो अब हम जब भी देखते हैं कि बेल और बॉन्ड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब ये बॉन्ड फोरफीट हो रहा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड है क्या चीज़, वही जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो बॉन्ड क्या होता है, एक रिटन प्रॉमिस होता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति कोर्ट को करता है। ठीक है, कोर्ट को दिया जाता है राइटिंग में और उसमें कहा जाता है कि जब भी आप कहोगे तब मैं कोर्ट में आकर के अपीयर करूंगा, और अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो, तो उस प्रॉपर्टी को मैं प्रोड्यूस करूंगा कोर्ट में आकर के। और यदि वो बॉन्ड शांति बनाए रखने के लिए, प्रॉपरली बिहेव करने के लिए भरवाया गया था, तो मैं ये काम करूंगा। इस प्रकार के प्रॉमिस किए जाते हैं राइटिंग में। ठीक है। और वहीं पर कई बार इस प्रकार के प्रोमिसेस के साथ साथ वो एक और व्यक्ति की श्योरिटी मांगते हैं कि आपकी कोई गारंटी देकर क्या, गारंटी आकर के दे इस कोर्ट में कि अगर आपने कोई भी कंडीशन ब्रेक करी, कोई भी कंडीशन ब्रीच करी, तो फिर भाई कौन गारंटी लेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति और आता है, वो कहता है कि मैं गारंटी लूंगा, और वो वहां पर साइन करेगा और कोर्ट को प्रॉमिस करेगा कि अगर ये व्यक्ति ब्रीच करता है तो मैं पेनल्टी भरूंगा। ठीक है। तो किस प्रकार से चल रहा है सब कुछ, देखो, पर्सन आता है कोर्ट में, प्रॉमिस करता है, ठीक है, और बॉन्ड भरता है और पेनल्टी अमाउंट के साथ में। ठीक है। अब हम देख चुके हैं कि ये बॉन्ड क्या था। अब बात करते हैं कि फोरफीचर क्या है। तो बॉन्ड तो हमने देख लिया, लेकिन अगर बॉन्ड का फोरफीचर करवाना हो हमें तो वो कैसे होगा। तो फोरफीचर कैसे होगा, देखो, जब एक व्यक्ति फेल हो जाता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं बॉन्ड की उनको फॉलो करने से, तो बॉन्ड को वहां पर कैंसिल कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति से कहा था कि आप पर्टिकुलर डेट पर अपीयर होना, और वो अपीयर नहीं होता है, या फिर उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है और वो प्रोड्यूस नहीं करता है उसको कोर्ट में। तो ये क्या हुआ, ये जो कंडीशन है इसकी, इसको इसने ब्रीच कर दिया है, ये इसको फॉलो करने से फेल हो गया। और जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पर कंडीशन जो है वो जो ब्रीच करने की कंडीशन है उनको उसने सच में ब्रीच किया है और ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वहां पर वो फोरफीट कर लेते हैं उस बॉन्ड को और एनफोर्स करवा देते हैं पेनल्टी को रिकवर करने के लिए। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 491 का। इसमें बात की जा रही है कि भाई कब बॉन्ड फोरफीट होता है, किन कंडीशंस में बॉन्ड फोरफीट होगा। सो बेसिकली सबसेक्शन 1 का जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, इसमें कहा जा रहा है कि जब भी आपको अपीयरेंस के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है, तो वहां पर वो फोरफीट कब होगा, वो फोरफीट तब होगा जब कोर्ट वहां पर देख लेता है और सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई वो व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ और उसने प्रोड्यूस भी नहीं करी है जो भी प्रॉपर्टी थी जिससे रिलेटेड वो बॉन्ड भरा गया था उसको। ठीक है। अब ये कोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जहां पर वो बॉन्ड लेकर के आया गया है या जहां पर वो केस ट्रांसफर होकर के पहुंचा है। ठीक है, तो ट्रांसफर वाले कोर्ट भी इसको इसी प्रकार से डील करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब पार्ट बी, वो कहता है कि अगर कोई अदर टाइप के बॉन्ड्स हैं, मतलब जो पीस बनाए रखने वाले बॉन्ड्स होते हैं, गुड बिहेवियर बनाए रखने वाले बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स में अगर कोर्ट देखता है कि भाई जो कंडीशन थी, जो बॉन्ड था, वो तो ब्रीच हो चुका है, वो ब्रेक हो चुका है, तो कोर्ट वहां पर देखता है कि भाई हाँ ऐसी चीजें हुई हैं, तो वो उसको फोरफीट कर लेते हैं। और फोरफीट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड ले लेते हैं। अगर कोई ट्रांसफर होकर के केस पहुंचा है तो वो, और जहां पर वो बॉन्ड पहुंचा है वो कोर्ट। ठीक है। ये साथ साथ में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो ये जो अथॉरिटीज हैं ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन कर सकता है, तो ये लोग भी फोरफीट करवा सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो बॉन्ड है वो फोरफीट हो रहा है, और पेनल्टी इन्फोर्समेंट में आ जानी चाहिए कि पेनल्टी अब रिकवर करी जाएगी। अब बात की जाती है कि चलो हमने ये तो देख लिया कि फोरफीट हो रहा है बॉन्ड, लेकिन फोरफीट में करा क्या जाता है, कोर्ट करता क्या है। तो जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रिकॉर्ड करेगा उन रीजंस को कि किन रीजंस की वजह से हम इसको फोरफीट कर रहे हैं, और जो व्यक्ति बाउंड था इस बॉन्ड के द्वारा उस व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप पेनल्टी पे करो। ठीक है। और शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, शो कॉज करने के लिए कहा जाएगा कि भाई आपको क्यों नहीं पे करना चाहिए। ठीक है। एक तो उसको ऑर्डर दे दिया जाएगा अगर शो कॉज में आ गया है कि, और वो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो उसको कहा जाएगा कि भाई आप तो पे कर दो। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो उसको ये कहा जाएगा क्यों ना आपसे ये पे करवाया जाए। तो वो अगर ऐसे रीजंस बता करके देता है कि इस वजह से मुझे ये पे नहीं करना चाहिए,
तो वहां पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो वैसा ऑर्डर दे देंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उनको पे करने के लिए बोल देंगे। अब इसको हम अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो बेल बॉन्ड है किसी के अपीयर होने के लिए, ठीक है। फैक्ट्स क्या है इस केस के वो देखते हैं। एक व्यक्ति है राहुल, जिसको बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया है ऑन द 50,000 रुपीज बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि राहुल भाई क्या करेंगे, 15 तारीख को अपीयर होंगे कोर्ट में आकर के, लेकिन 15 तारीख को राहुल अपीयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट 491 में क्या करेगा, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई अब तो फोरफिट करना पड़ेगा, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ऑर्डर करेंगे राहुल को और या तो फिर उसके श्योरिटी को कि आपको ये 50,000 रुपए कोर्ट में जाकर के जमा करने, ठीक है। या फिर उसको कहा जाएगा कि शो कॉज करो कि क्यों ना आपसे ये पैसे भरवाए जाए। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है श्योरिटी की लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो राहुल के जो फादर हैं मिस्टर शर्मा, वो उसके लिए एज अ श्योरिटी आए, ठीक है। अब राहुल अपीयर तो नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा, फोरफिट कर लेगा बॉन्ड को। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास कि मिस्टर शर्मा से कहा जाए कि आप एक्सप्लेन करो कि कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं थी, कोई प्रूफ ऐसा लेकर के आओ जिससे कोर्ट उस पेनल्टी को पे ना करने के लिए उसको इन्फोर्स कर सके, वरना तो वो पे करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। और अगर जो एक्सप्लेनेशन है वो वीक रहता है या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो कोर्ट वहां पर कह देगा कि आप भाई रिकवर करो इनसे ये जो पेनल्टी का अमाउंट है, इससे मिस्टर शर्मा से। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जो श्योरिटी होते हैं वो केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो फाइनेंशियल लाइबल होते हैं और बहुत सोच समझ के किसी के लिए श्योरिटी बनना चाहिए। इसके बाद आता है सेकंड सबसेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ पेनल्टी के बारे में, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब आपसे शो कॉज करने के लिए कहा गया था, आपसे रीजंस मांगे थे कि आप हमें रीजंस बता दीजिए कि आपने ये जो पर्टिकुलर डेट पर आपको अपीयर होने के लिए कहा गया था या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था, तो आपने वो प्रोड्यूस क्यों नहीं करी और आप खुद अपीयर क्यों नहीं हुए, और उस शो कॉज नोटिस में आप ऐसा कोई रीजन बता देते हो जो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, कोई सफिशिएंट कॉज निकल करके नहीं आता है, तो वहां पर क्या होगा, और यदि आपको पेनल्टी पे करने के लिए कहा गया उसको आपने पे नहीं किया है तो वहां पर क्या होगा। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो रिकवर कर सकता है पेनल्टी को एज अ फाइन, ठीक है। जैसे कि उस व्यक्ति के ऊपर बीएनएसएस के अंदर में फाइन लगाया गया। और रिकवरी कैसे होगी, जैसे प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए वैसे प्रॉपर्टी को अटैच करके रिकवर किया जाएगा, या डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी होगा। इस प्रकार की चीज़ों को अप्लाई करके जैसे फाइन को रिकवर करते हैं उसी प्रकार से हम इसको रिकवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड कि मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी से या फिर सैलरी से भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास क्या मेथड रह जाता है। तो यहाँ पर सेकंड में ये भी बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल मेथड से, जैसे कि प्रॉपर्टी से या फिर सैलरी से, ठीक है, तो जो व्यक्ति है जो एज अ श्योरिटी आया था आपके पास, उसको आप सिविल प्रिजन में भेज सकते हो, सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकते हो फॉर अप टू 6 मंथ्स। यहाँ पर लिमिट है 6 मंथ्स की, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये जब भी हम सिविल प्रिजन में भेज रहे हैं यहाँ पर, तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ठीक है, जो लेने पड़ते हैं। जो हमारा ऊपर का एग्जाम्पल था उसी को हम अगर कंटिन्यू करके समझना चाहें, तो जो मिस्टर शर्मा थे वो रिफ्यूज कर देते हैं पे करने से 50,000 रुपए, तो उनको क्या करा जाएगा, या तो फिर प्रॉपर्टी अटैच करवा लेंगे, और अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर उनको कहा जाएगा कि सिविल जेल में भेजो 6 महीने के लिए, ठीक है। इसके बाद जब हम थर्ड सबसेक्शन देखते हैं तो रेमिशन ऑफ पेनल्टी से रिलेटेड बात की जा रही है। यहाँ पर जो पार्ट है उस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो आपको पेमेंट करने के लिए कहा गया था उसको हम कम कर सकते हैं, या फिर केवल पार्ट पे करने के लिए कह सकते हैं, केवल पार्ट इन्फोर्समेंट के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर लीनियंसी की ज़रूरत होती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा परेशान है, उस पर हार्डशिप ना बने, वो और ज़्यादा परेशान ना हो, तो उस केस में कोर्ट ऐसा भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और उसको फेयर बनाने के लिए और प्रैक्टिकल बनाने के लिए ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि राहुल था, राहुल जो लेट हुआ है 1 दिन से, ठीक है, अब जेन्युइन इमरजेंसी थी उसकी, वो प्रूफ लेकर के आया है, तो कोर्ट वहां पर उसको कहेगा कि आप एक काम करो, केवल 30,000 रुपए दे दो और 50,000 में से पूरे भरने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको 50,000 रुपए पे करने के लिए कहा गया था, उसमें आप केवल 20,000 रुपए दे दो, 30,000 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट डिसीजन ले सकता है जेन्युइन हार्डशिप के मामले में। वहीं पर आता है फिर फोर्थ सबसेक्शन, जहां पर हम बात करते हैं डेथ ऑफ श्योरिटी के बारे में। मतलब जिस व्यक्ति ने आपकी गारंटी ली थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, किस प्रकार से चीजें चलेंगी। तो इसमें कहा जाता है कि जब व्यक्ति जो श्योरिटी था वो मर जाता है बॉन्ड फोरफिट होने से पहले, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर बॉन्ड फोरफिट होने से पहले मर जाता है तो उसका जो एस्टेट होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो डिस्चार्ज रहेगी उस लाइबिलिटी से, ठीक है। तो इसमें एक क्या चीज़ याद रखनी है कि जब वो मरा है तो वो बॉन्ड है जो वो फोरफिट नहीं हुआ होना चाहिए। अब बात की जाती है कि ये जो रूल है ये एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि जो
फैमिली मेंबर्स होते हैं उसकी डेथ के बाद उनको क्यों बर्डन में लेकर के आना है, इस वजह से ये रूल एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सबसेक्शन 5। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने बॉन्ड भरा था अंडर 125, 136, 401। ठीक है, पीस बॉन्ड के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, इनके लिए उसने बॉन्ड भरा था। अब जिसने बॉन्ड भरा था वो लेटर कन्विक्ट हो जाता है किसी ऑफेंस से जो कि ब्रेक कर रहा है उसकी कंडीशंस को, तो वहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उस कन्विक्शन की, उस कन्विक्शन जजमेंट की जहां पर उसको कन्विक्ट किया गया है, वो एविडेंस होगी उसके अगेंस्ट में और श्योरिटी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो लीगल प्रेज्यूम्पशन लाई करता है कि कोर्ट वहां पर प्रेज्यूम करके चलती है कि जो व्यक्ति है उसी ने ऑफेंस किया है जब तक कि श्योरिटी कॉन्ट्ररी उसको प्रूव ना कर दे कि भाई इसने नहीं किया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 492। सेक्शन 492 को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है जब व्यक्ति अपीयर नहीं होता है। ठीक है, तो इस अपीयर ना होने की चीज़ से हम क्या समझते हैं कि जो बॉन्ड था या फिर बेल बॉन्ड था वो उसकी अपीयरेंस के लिए भरवाया गया था, ना कि किसी प्रॉपर्टी के लिए या फिर उसके गुड बिहेवियर के लिए भरवाया गया था। केवल अपीयरेंस वाले जो भी बॉन्ड्स होते हैं या फिर बेल बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो सेक्शन 492 है ये हमेशा 491 के साथ में चलता है। ठीक है, 491 के साथ में हमेशा प्लस में चलता है। तो जब हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 492 है ये किन किन चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड जो कि बीएनएस में हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के अपीयरेंस के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जब फोरफीट हो जाता है बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ इट्स कंडीशन, और ये कंडीशन क्या थी, अपीयर होने की। तो जब हम 492 देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसको कैंसिल किया जाएगा या फिर इसको रिलीज कर दिया जाएगा फिर से खुद के ओन बॉन्ड पर उस व्यक्ति को। ठीक है, तो कौन सा स्टेप इसमें लिया जाएगा उसके बारे में ये। तो जब हम ये देखते हैं तो सेक्शन शुरू हो रहा है एक सेंटेंस से, विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 491। मतलब जो भी हमने 491 में पढ़ा था उसको कहीं से भी चैलेंज किए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी पेनल्टी रिकवरी के बारे में बात की जा रही थी 491 में, वो तो रिकवरी करी ही जाएगी, वो सारी पेनल्टी उससे ली जाएगी जो भी व्यक्ति ब्रीच करता है कंडीशंस को। लेकिन जो ये सेक्शन 492 है ये एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंस ऐड कर देता है, ये कैंसिल करवा देता है बॉन्ड को। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर कोई भी केस आता है, इन फ्यूचर कोई भी रिलीज होती है तो वहां पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इसके बाद जब हम ए नंबर के बारे में बात करते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था और एक श्योरिटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब फोरफीट हो जाते हैं वो बॉन्ड, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो उस व्यक्ति के द्वारा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था या श्योरिटी के द्वारा किया गया था वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ब्रीच के लिए फॉरफीट हुआ, ठीक है, ब्रीच के लिए फॉरफीट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो अक्यूज का खुद का बॉन्ड है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ओन बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, और जो श्योरिटी का बॉन्ड था उसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड था फॉरफीट तो हुआ ही हुआ, पेनल्टी तो हम ले रहे हैं लेकिन साथ साथ में उसको कैंसिल भी कर रहे हैं, इसलिए 491 और 492 हमेशा साथ में चलते हैं। और वहीं पर अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो बॉन्ड हमने कितने का भरवाया था, राहुल से 50,000 का, ठीक है, और उसके फादर से एज अ श्योरिटी। यहाँ पर बॉन्ड कंडीशन क्या थी कि राहुल भाई 15 तारीख को अपीयर होगा आकर के, ठीक है, लेकिन वो अपीयर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा। फोरफीट हो जाएगा 491 में, ठीक है, 491 की प्रक्रिया चलेगी, फोरफीट होने के दौरान जो भी पेनल्टी होती है वो कोर्ट करवा देता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो कोर्ट्स होते हैं वो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं जो पेनल्टी होती है उसको रिकवर करवाने में, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं बॉन्ड को। ये प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन बुक्स में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जब 491 की प्रक्रिया हो जाएगी, फोरफीट हो जाएगा, फिर हम जाएंगे 492 में, ठीक है, तो जो राहुल का पर्सनल बॉन्ड था उसको हम वहां पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और वहीं पर जो मिस्टर शर्मा मतलब जो उसके फादर थे उनका जो श्योरिटी वाला बॉन्ड था उसको भी हम कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद अगर उस व्यक्ति को छोड़ा जाना है तो हम उससे केवल फ्रेश बॉन्ड भरवाएंगे तभी उसको छोड़ा जा सकता है। इसके बाद वहीं पर बी पॉइंट में कहा जा रहा है कि भाई अब आगे से हम कभी भी आपको आपके खुद के बॉन्ड पर नहीं छोड़ेंगे, अगर हमें आपको छोड़ना है तो आप कम से कम एक ऐसा श्योरिटी लेकर के आओ, और यदि पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि वहां पर कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था, कॉज नहीं था उसका जो कंडीशन उसने ब्रीच करी है उसके लिए, तो उसको वापस से कभी भी उसके खुद के बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा। और यदि कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाता है
तो उसको खुद के बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन वो जो ग्राउंड है वो जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति बीमार था या उसको खबर नहीं हो पाई इस वजह से। तो अगर ऐसे कोई रीज़न्स होते हैं जिसको कोर्ट कंसिडर कर लेता है, तो वहाँ पर उसको खुद के बॉन्ड पर छोड़ा भी जा सकता है। तो उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, बॉन्ड क्या था राहुल का, फोरफीट हो गया, ठीक है। ना वो अपीयर हुआ, ना ही उसने कोई वैलिड एक्सक्यूज दिया उसके अपीयर ना होने का, और कोर्ट को वहां पर कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं दिखा। अब इसके बाद हम अगर बी में जाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि जब भी राहुल आएगा उसको फिर से उस केस में खुद के बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा, और यदि उसको बेल चाहिए तो वो उसको श्योरिटी लेकर के आना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आगे कोर्ट चाहे तो उससे फ्रेश पर्सनल बॉन्ड भरवा करके उसको रिलीज कर सकते हैं, और बाय वन और मोर श्योरिटी जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट उस केस में सफिशिएंट समझे, उनके श्योरिटीज के या फिर उसके पर्सनल बॉन्ड पर फ्रेश उसको रिलीज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि राहुल क्या है, रिलीज किया जा सकता है कब, फ्रेश पर्सनल बॉन्ड भरेगा वो 75,000 का, पहले क्या था 50 का, ठीक है। न्यू श्योरिटीज को लेकर के आएगा, ठीक है। फादर के साथ साथ में उसे कोई और भी लेकर के आना पड़ेगा, और कोर्ट और एसएचओ अगर समझते हैं या सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई न्यू बॉन्ड और श्योरिटी सफिशिएंट है उस केस में, तो उसको वहां पर छोड़ा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 493। सेक्शन 493 बात करता है जब श्योरिटी या तो फिर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस प्रकार से चीजें चलेंगी उसके बारे में। तो ये जो है वो 3 सिचुएशन से डील करता है, जब श्योरिटी जो है वो या तो फिर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, या फिर मर जा रहा है, या फिर जो बॉन्ड है वो फोरफीट हो गया था अंडर 491, ठीक है। तो इन सभी केसेस में क्या कर सकता है, कोर्ट करेगा ऑर्डर कि आप फ्रेश सिक्योरिटी लेकर के आओ, और यदि वो व्यक्ति नहीं लेकर के आता है तो ये समझा जाएगा कि वो डिफॉल्ट हुआ है ऑन द ओरिजिनल बेल्ड ऑर्डर पर। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो किस किस के द्वारा पास किया जा सकता है, कौन कौन ऐसा ऑर्डर दे सकता है। तो जो कोर्ट है जिसके द्वारा ऑर्डर किया गया था कि आपको ये बॉन्ड लगेगा, आप लेकर के आओ, ठीक है। तो जो भी ओरिजिनली जिसने भी ऑर्डर किया था वो कोर्ट, या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, और या फिर जिसने बॉन्ड ओरिजिनली करने के लिए कहा था। और यदि ओरिजिनल कोर्ट वहां पर अवेलेबल नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आ सकता है उस केस में, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग से सारे केसेस को डील करेंगे, जैसे कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होता है, जैसे श्योरिटी हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब वो पे नहीं कर सकता है उसके बॉन्ड को, तो वो कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी वहां पर कहेगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कौन है यहाँ पर, अक्यूज्ड, अक्यूज को कहेगा कि आप आइए और फर्निश कीजिए फ्रेश श्योरिटी, जो कि आपके लिए यहाँ पर गारंटी ले आकर, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी लिखा हुआ है इसको हम एज अ श्योरिटी पढ़ेंगे, और जो फ्रेश श्योरिटी आएगा वो सेम टू सेम उसी डायरेक्शन के अंडर में आएगा जो कि ओरिजिनल बेल में वहां पर दिए गए थे, सेम टाइप का रहेगा और सेम अमाउंट के लिए, और कंडीशंस भी सेम रहनी चाहिए। अब दूसरी चीज आती है कि यदि मान लीजिए कि जो श्योरिटी था वो मर गया तो क्या होगा। अगर श्योरिटी वहां पर मर जाता है, अगर वो मर जाता है तो यहाँ पर भी उसे फ्रेश सिक्योरिटी आने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर वो फोरफीट होने से पहले मर गया है तो जो उसकी स्टेट होगी, जो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डिस्चार्ज रहेगी हर एक लाइबिलिटी से, ठीक है। ये कहाँ पर दिया गया था, 491 के 4 नंबर में। इसके बाद हम बात करते हैं 491 में अगर बॉन्ड फोरफीट हो गया तो क्या होगा। तो अगर 491 में बॉन्ड फोरफीट हो गया था तो उस व्यक्ति को कहा जा सकता है उस कोर्ट के द्वारा या फिर जेएमएफसी के द्वारा कि आप एक काम करिए, आप फ्रेश सिक्योरिटी यहाँ पर लेकर के आइए और फ्रेश सिक्योरिटी दीजिए, और ओरिजिनल बिल ऑर्डर पर उसको डायरेक्शन दिए जाएंगे सेम टू सेम वैसे ही। अब हमने देखा कि फ्रेश सिक्योरिटी की इतना बात हो रही है, फ्रेश सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मतलब एक नया पर्सनल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा जो कि अक्यूज्ड है। वहीं पर न्यू श्योरिटीज आएंगे, वो अपना एक न्यू श्योरिटी बॉन्ड भरेंगे। वो नया जब पर्सन आ रहा है तो बताया जाएगा कि भाई मैं अब गारंटी कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति अपेयर होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। वहीं पर जो पैसा है एज अ पेनल्टी जो हम देते हैं कि अगर हम अपेयर नहीं होते तो हम ये पेनल्टी के लिए पैसा भर रहे हैं, ठीक है, एफडी के रूप में देते हैं या फिर अपने आप को बाउंड करते हैं कि ये पैसा हम देंगे, ठीक है। तो वो जो पैसा होगा वो वहां पर बताया जाएगा उस बॉन्ड में, और कोई अदर सिक्योरिटी अगर रखी जा रही है तो उसको भी वहां पर उस ओरिजिनल ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा। तो जो ये अमाउंट और कंडीशंस हो सकती हैं वो सेम भी हो सकती हैं ओरिजिनल ऑर्डर के, और अलग भी हो सकती हैं। अगर कोर्ट चाहे तो कुछ भी ऐसा सही रीजन के लिए उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 494। सेक्शन 494 में हम बात करते हैं अगर किसी बच्चे से, कोई चाइल्ड है उससे कहा जा रहा है कि आप बॉन्ड भरिए, तो वहां पर क्या होगा। अगर कोई माइनर है जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि आप एग्जीक्यूट करिए बॉन्ड को, तो वहां पर जो भी व्यक्ति एज अ श्योरिटी आ रहा है अगर उसके द्वारा वो वहां पर भरा जा रहा है तो उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, और कोर्ट श्योरिटी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेगा, चाइल्ड को पर्सनली वहां पर लाइबल नहीं किया जाए।
इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 495। सेक्शन 495 बात करता है अपील्स के बारे में, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर्स हम सेक्शन 491 में करते हैं, उनके अगेंस्ट में जो भी अपील्स होती हैं वो किस प्रकार से कहाँ-कहाँ जाएंगी उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्डर्स किए गए हैं सेक्शन 491 में वो सारे के सारे अपीलेबल हैं और उनको हम देखें कि कौन-कौन से ऑर्डर ऐसे हम किए जा सकते हैं हमारे द्वारा। तो फोरफीचर ऑफ बॉन्ड का किया जा सकता है, शो कॉज़ का नोटिस किया जा सकता है, पेनल्टी पे करने के लिए कहा जा सकता है और रिकवरी कहा जा सकता है कि आप जो भी पेनल्टी है उसको एज़ अ फाइन आप रिकवर कर लीजिए। अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर आया है इन तीनों प्रकार के किसी भी टाइप में, तो वहाँ पर सेक्शन 495 में आप क्या करोगे, राइट दोगे उसके लिए अपील में जाने का, और वो जो सेक्शन 491 का ऑर्डर होता है वो वहाँ पर फाइनल नहीं होता है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है तो वहाँ पर उसको लेकर के जाया जाएगा सेशन जज के पास, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, इफ द मजिस्ट्रेट पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 491, अगर 491 में किसी मजिस्ट्रेट ने किया है फोरफीट करने के लिए या फिर पेनल्टी पे करने के लिए, तो वहाँ पर जो अग्रीव्ड पर्सन है वो जा सकता है उस चीज़ को लेकर के इन अपील सेशन कोर्ट में, ठीक है। सेशन जज के पास जाएगा वो और वहाँ पर सेशन जज या तो फिर उसको अफर्म कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है या फिर सेट असाइड कर सकता है, ठीक है, जो भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा उस चीज़। और मान लीजिए कि वो ऑर्डर यदि सेशन कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर अपील कहाँ जाएगी? वहाँ पर अपील जाएगी उस कोर्ट में जहाँ पर ओरिजिनली अगर कोई ऑर्डर किया जाता किसी भी जगह पर किसी सेशन कोर्ट के द्वारा, तो जहाँ पर उसके द्वारा अपील जाती सेम टू सेम वहीं पर जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी अपील, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेशल रूल नहीं होगा। तो इसको हम अगर देखें तो यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, वहाँ पर सेम टू सेम वही हाई कोर्ट में जाएगी जहाँ पर ओरिजिनली अपील जाती है उसकी। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हाई कोर्ट में, और यदि कोई और अपीलेट कोर्ट अवेलेबल है तो वहाँ पर भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो जनरल वे है वो हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 496। यहाँ पर हम बात करते हैं पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द बॉन्ड फॉर द अपीयरेंस और अटेंडेंस। इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एनफोर्स करवा सकते हैं बॉन्ड अमाउंट को थ्रू मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, जब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में ये होता है कि एक व्यक्ति जाने वाला है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट अमाउंट्स को जो भी ड्यू हैं उसके अपीयरेंस के लिए या फिर अटेंडेंस के लिए उसको वहाँ पर लेवाई करवा सकता है। तो अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो जो सेक्शन 496 है वो इन्फोर्समेंट पावर दे रहा है किसको, हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को, अपीयरेंस से रिलेटेड और अटेंडेंस से रिलेटेड उसके सामने। यदि कोई भी अमाउंट है जो पेनल्टी का या फिर फोरफीचर का है जो कि ड्यू है, ठीक है, किसी भी बॉन्ड पर, तो जो हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपने आप उसको कलेक्ट नहीं करता है, अपने आप उसको कलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, वो केवल डायरेक्ट करेगा एक मजिस्ट्रेट को और वो उसको रिकवर करवा सकता है। अब बात की जा सकती है ये बॉन्ड अपीयरेंस का और अटेंडेंस का है, इनमें दोनों में अंतर क्या है। अपीयर मतलब हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपीयर होना है कभी भी किसी भी स्पेसिफिक डेट पर, उसके लिए आप बॉन्ड भरवा सकते हैं। और अटेंड के लिए मतलब कोर्ट में रेगुलरली आपको कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है उसको अटेंड करना है, उसके लिए हो सकता है ट्रायल रिलेटेड होते हैं, बेल से रिलेटेड हो सकता है। अब बात की जाती है कि 496 है, इसमें आपको डायरेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, इसमें डायरेक्ट कौन करता है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इशू करते हैं डायरेक्शंस को, ठीक है, जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा आपसे फॉलो करवाई जाती हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे सेक्शंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इसको।